नेतृत्व का सवाल इंडिया गठबंधन का एक बड़ा पेंच है। यहाँ हर पार्टी अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के लायक मानती है। एकजुटता की पहल करने वाले नीतीश कुमार हों या यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव, राजनीतिक गुनागणित में माहिर शरद पवार हों या मोदी को सामने से चुनौती देने वाली ममता बनर्जी हों, मौके और परिस्थिति के हिसाब से कोई भी दावेदार हो सकता है। इसलिए नेतृत्व के सवाल को अभी तक सारे नेता टालते रहे हैं। ऐसे में इंडिया की बैठक में ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, तो ये चौंकाने वाला डेवलपमेंट था। हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी, डायलॉग और डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और खड़गे उसके अध्यक्ष है। दक्षिण से आते हैं और दलित नेता हैं। उनके नाम से कई चेक बॉक्स टिक हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में नंबर 1 राहुल गांधी हैं, खड़गे नहीं। ऐसे में ममता के प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी और खड़गे दोनों असहज हो गए हैं। शायद यही वजह है कि खड़गे खुद पीएम फेस वाली बात को डाउन प्ले कर रहे हैं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। खड़गे को चेहरा बनाए जाने के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार और लालू यादव की नाखुशी की बात भी हो रही है। जाहिर है जब तक नेतृत्व का फैसला नहीं होता तब तक सबकी दावेदारी बरकरार है। दूसरी तरफ गठबंधन के ज्यादातर दलों के लिए फिलहाल नेतृत्व से ज्यादा बड़ा मसला है अपने अपने राज्य में सीटों का बंटवारा। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के लिए ज्यादा जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। खुद ममता बनर्जी बंगाल में और केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपर हैंड चाहते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने पीएम फेस के सवाल को सिरे से टाल दिया है। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। जी, क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे क्यों किया? मोदी से मुकाबले के लिए क्या विपक्ष के लिए भी कोई चेहरा जरूरी है? दीदी क्या नीतीश और पवार जैसे नेताओं की दावेदारी को खत्म कर देना चाहती हैं या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? सवाल ये है कि किसी एक नाम पर सहमति बन पाएगी या फेसलेस इंडिया ही सही चॉइस होगा? तो कल की इंडिया गठबंधन की बैठक में 3-4 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई। एक तो अभी आपने रपट में देखा जो हमारे सहयोगी मनोज जी ने लिखा कि मल्लिकार्जुन जी का नाम उछाल दिया ममता बनर्जी जी ने, और उसमें हाँ में हाँ मिलाई केजरीवाल जी ने। इतना ही नहीं, इसमें एक चीज़ और भी निकल के आई कि सलाह ये दी गई बैठक के दौरान ही कि प्रियंका जी को बनारस से चुनाव लड़ाया जाए। अब आप सोचिए कि प्रियंका जी को पहली बार चुनाव लड़ना, वो भी बनारस से लड़ने की सलाह दी जा रही है। खड़गे जी को आगे किया जा रहा है, राहुल जी को नहीं। अब इसको क्या कहा जाए, ये मतलब कांग्रेस के लिए किया जा रहा है या कांग्रेस को ही निपटाने की तैयारी में ये सुझाव दिए जा रहे हैं? क्योंकि सुझाव के आप रेंज देखिए ज़रा। 2-3 चीज़ें और, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से साफ साफ पूछ लिया
कि बसपा से क्या चल रहा है आपका आजकल। तो खैर वो मामला साफ हुआ कि बसपा से हमारा अभी कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बसपा ने यानी मायावती जी की पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हम उपलब्ध हैं और हम जिसके साथ जाएंगे डंका उसी का बजेगा। पेंच यहाँ पे भी फंस गया। अभी सीट बंटवारा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है असली एजेंडा जो तय होना है। इस पर बातचीत होगी 31 दिसंबर से पहले, सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी। ये चर्चा होगी कि चर्चा हुई बैठक के दौरान, और चर्चा से निकल के तुरंत केजरीवाल जी की पार्टी ने ये चर्चा कर दी कि पंजाब छोड़ के बाकी जगह ठीक है, उधर तो अपनी 13 सेट। अब इस सब में एक बहुत ही विचित्र बात है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस सब विषयों को मैं चर्चा करूँगा अभी। जो इस पूरे गठबंधन के ओरिजिनल सूत्रधार हैं, ओरिजिनल नीतीश जी, उनको किसी ने पूछा नहीं, वो तो साइडलाइन कर दिए गए। कोई चर्चा नहीं उनकी, ना उनको सूत्रधार बनाने के बारे में, ना संयोजक बनाने के बारे में, ना उनका चेहरा सामने रख, उनकी कोई चर्चा ही नहीं है। ऐसा सुनाई दे रहा है कि वो चिंतन में कर रहे हैं। हो सकता है वो अलग से पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार से टच होता है वहाँ अपनी रैलियाँ करें। अखिलेश जी से कई बार चर्चा हो चुकी है इस बारे में। तो अब आप सोचिए कि जब 80-90 दिन खाली बचे हैं, चुनाव की घोषणा होने वाली है, बहुत सारे इवेंट लाइंड अप हैं, ऐसे में ये जो पूरा खेल रचा गया है इंडिया गठबंधन की तरह से, इसको क्या समझा जाए। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो खड़गे जी को आगे कर दिया गया, अब इसमें कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि दलित चेहरा आगे किया गया है, पहली बार है, काम हो सकता है, इससे बात बन भी सकती है। इसमें बातचीत करते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। पत्रकारों को हमने रखा है, राजनीतिक दलों के साथ बहुत चर्चा इधर उधर हो जाती है, तो विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश बादल जी, सज्जन कुमार जी, और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विजय जी, ये क्या है भाई, एक एक चीज़ें मुझे समझाइए। खड़गे जी का फेस आगे करके ममता जी ने और फिर केजरीवाल जी ने उसको कहा कि हाँ हमने रखा है, ये क्या खेल क्या है? नीरज जी, दिल्ली में सर्दी बहुत हो रही है, हिंदुस्तान में ही हो रही है, और हिंदुस्तान के लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाई है जलेबी। और जितनी हिंदुस्तानियों को पसंद है उससे ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस को पसंद है। तो जलेबी की खासियत ये होती है कि वो रसीली तो बहुत होती है, लेकिन न तो उसका शुरू पता चलता ना अंत पता चलता। तो इंडिया गठबंधन में अब जलेबी बन रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लिया गया क्योंकि लगा इंडिया गठबंधन को कि ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके कार्ड को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने कहा। तो अब एक नए कार्ड पर चर्चा की जाए कि ओबीसी का मुकाबला दलित के वोट पर किया जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लिया, और वही ममता बनर्जी जो कल कह रही थी कि अभी इस पर फैसला नहीं करेंगे, उन्होंने उस बैठक में अनाउंस कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कह दिया, अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी का आपने जिक्र किया, जो खड़गे साहब को प्रधानमंत्री तो बनाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहते, दिल्ली में भी देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और फिर दूसरी बात है कि क्या कांग्रेस खुद चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दलित प्रधानमंत्री बनाने के लिए? कहने के लिए बहुत सुंदर है कि एक दलित प्रधानमंत्री देश में अभी तक 75 साल में नहीं बना, तो दलित प्रधानमंत्री का यदि चेहरा लाया जाए तो एक लड़ाई को रोचक किया जा सकता है। और ओबीसी वर्सेस दलित की लड़ाई को भी पॉलिटिकल लड़ाई की जा सकती है कि ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और उनके मुकाबले एक दलित प्रधानमंत्री खड़ा किया जाए। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है कि जगजीवन राम को आपने प्रधानमंत्री बनाने का मौका नहीं दिया, बनने का मौका नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उनके साथ जो किया उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। सीताराम केसरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, कांग्रेस ने जो किया उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज मुझे ठीक लगता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है 2019 की, 84 दलित सीट में से 46 मेरे ख्याल से, एक दो कम ज्यादा हो, 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 41% दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, 44% ओबीसी वोट है। समझे, अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी 5 राज्यों में दलितों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है कांग्रेस के मुकाबले में। तो जमीन कहां पर है? उत्तर प्रदेश की 17 सीटें हैं, 17 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 बीएसपी के पास है दलित वाली सीटें।
और जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता माना जाते हैं मायावती जी, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है। दलितों की कैसी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं, दलितों को कैसा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं, एक बात समझने की जरूरत होती है जिसका मैं जिक्र करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी या सबसे मजबूत कड़ी कांग्रेस है और सबसे कमजोर कड़ी भी कांग्रेस है। मजबूत कड़ी इस दृष्टि से है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक कश्मीर से लेकर कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। लेकिन कमजोर कड़ी यह है कि अगर इस गठबंधन के सभी क्षेत्रीय दलों को देखा जाए तो वो सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के मुकाबले में मजबूत स्थिति में, यानी चुनाव के नतीजे देखेंगे तो वो सब पार्टियां मोटे तौर पर सस्टेन करेंगी अपनी पोजीशंस को। क्या कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? 190 सीटों पर जहां कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला जो बड़ा असर डालेगा, वहां 91% स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या उस स्कोर को भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर कांग्रेस बदल सकती है? क्या वो अपने 50 के स्कोर को 100 तक पहुंचा सकती है? अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 50 से 100 पर नहीं पहुंच सकती तो इस सब लड़ाई का मतलब कुछ नहीं है और दलित केवल फेस खरगे साहब को आगे लाने से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या दलित वोट बैंक को उस तरह से अट्रैक्ट कर सकती है? और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने तो रामनाथ कोविंद साहब को पहले ही प्रेसिडेंट बना दिया था, बहुत सारे सांसद जो हैं हमारे दलित हैं, आपके पास सीटों का 46 सीटें हैं ही। तो ये मुकाबला क्या केवल फैंसी मुकाबला है? क्या फैंसी मुकाबला नहीं ना, जमीनी लड़ाई है। अगर मैं समझता हूं बीएसपी के बिना दलितों की लड़ाई लड़ना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। विजय जी, ये बीएसपी के साथ वाली तो कहानी बाद में आती, पहले तो मुझे ये बताइए क्या गठबंधन के अंदर ही कांग्रेस को इस तरह का सुझाव देना या इस तरीके की बातें करना कि प्रियंका जी को लड़ाओ, मैंने तो एक एनालिस्ट को कहते हुए सुना है ऑन रिकॉर्ड कि राहुल जी को लड़ना चाहिए बनारस से, ये तो ऐसा लगता है जैसे आप कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए हैं सब आपस में, अंदर बैठ के बातें कर रहे, सीट शेयरिंग, बाहर निकल कर रहे नहीं, पंजाब छोड़ के बाकी ठीक, ये क्या है? जी जी, इसी का मैं जिक्र कर रहा हूं ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लेकर ममता जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या वो ये बताना चाहते हैं कि उन्हें राहुल गांधी पसंद नहीं है? क्या वो उनको इस लड़ाई से बाहर रखना चाहते हैं? पहली बात है। फिर दूसरी बात, क्या वो नीतीश कुमार जी जो अभी तक सबसे बड़े सरताज बने हुए थे इस पूरे गठबंधन के और इनिशिएट भी कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गठबंधन को लगा कि ओबीसी लड़ाई में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो वहां पर आएंगे। और वाराणसी में प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव कोई हारता जीतता नहीं है, इंदिरा गांधी भी हार गई, वाजपेयी जी भी हार गए, ये सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में क्या ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका जी और राहुल गांधी को चुनाव लड़ाना समझदारी का काम होगा? जो 2 सीट 1 सीट आप जीत सकते हो, हालांकि वो भी पिछली बार हार गए थे, लेकिन 1 सीट जीतने की संभावना बन सकती है, उनको वहां लड़ाकर क्या आप कांग्रेस को और खत्म करना चाहते हैं या मजबूत करना चाहते हैं? तो ये बहुत सारे इसमें इफ एंड बट्स हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और क्यों ममता जी ने कहा, क्या कांग्रेस से वो वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा एक फेवरेबल कंडीशन रखना चाहती हैं ताकि ज्यादा शेयर में कांग्रेस परेशान ना करे? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं और कांग्रेस को ये लड़ाई लड़के, और आपको याद हो इंडिया गठबंधन ने में जब बन रहा था तब कांग्रेस ने साफ किया था कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं होगा, लेकिन जैसे ये दाना फेंका गया आप इस पर थोड़ा सा चुप हो गए। ये वही जलेबी जैसा है, जलेबी को देखते ही मुंह में पानी आने लगता है ना, तो ऐसे ही प्रधानमंत्री पद का कार्ड फेंका। आप बताइए 50 सीटों वाली पार्टी क्या आज उसको इन प्रिंसिपल वो तय कर रखती है? कांग्रेस पहले ये तय कर दे कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में है, खड़गे साहब होंगे या राहुल गांधी होंगे या जो भी होंगे। खड़गे साहब ने तो थोड़ी सी भलमनसाहत दिखाई, उनका पहले जीत लो फिर देखा जाएगा, तो खैर ये उनका बनता भी था, यही जवाब उनसे एक्सपेक्टेड भी था। रविकांत जी, ये जो पूरा खेल आपने देखा, इसका क्या व्याख्या करेंगे आप? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि डेमोक्रेसी का अपना डेवलपमेंट है ये। इस देश में अपर कास्ट भी पीएम बना, ओबीसी भी पीएम बना, और अब बारी SC ST की है। एक सैद्धांतिक नज़रिए से तो एक ये बात है। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में बहुत सीनियर और कर्नाटक से आने वाले बहुत अनुभवी नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो हिंदुत्व की पूरी राजनीति है उसका अगर कोई सीना तान करके मुकाबला कर रहा है तो वो अम्बेडकरवाद है।
और दलित जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उसका लोकतंत्र और उसका संविधान अगर ख़त्म होगा तो वो बाबा साहब की वो चेतावनी उसे याद रहती है जो उन्होंने 1940 में ही पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखी थी। फिर बीबीसी को इंटरव्यू देते समय भी ये बात कहा था कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। और यही कारण है कि आज दलित गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक सबसे मजबूती के साथ लड़ रहा है। इंडिया अलायंस ने इस चिंगारी को समझ लिया और इसीलिए उसने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। पूरे देश में 17-18% तो केवल दलित है, अगर मैं SC ST दोनों जोड़ लूँ तो 22.5 से लेकर के 25% तक SC ST है। और जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है 21.5% दलित है, बंगाल में 24% दलित है, पंजाब में 35% दलित है, दिल्ली में 20% दलित है, बिहार में 19% दलित है, राजस्थान में 18% दलित है। तो ये जो बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, वहाँ पर जो दलित आबादी है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। विजय जी जो बात कह रहे हैं वो केवल SC सीटों का नहीं है मामला, ये मामला है कि जहाँ पर जो दलित पिछले 10 साल से ऊना से लेकर के हाथरस तक उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, वो नंगा करके पीटा जा रहा है, उनकी मूंछ उखाड़ी जा रही है, उन्हें पेशाब पिलाई जा रही है, दूल्हे को घोड़े से उतारा जा रहा है, तो क्या दलित ये बर्दाश्त करेगा? और इसीलिए पिछले 10 साल में जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में अगर कोई भी मुकाबला कर रहा है तो वो अम्बेडकरवाद है। और वो अम्बेडकरवादी आंदोलन हर आपको राज्य में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा। और कई इस समय हालात तो ये हैं कि कमोबेश हर रोज आपको कहीं ना कहीं कोई सभा, कोई गोष्ठी, कोई चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन वो वोट बीजेपी को कर रहा है जी। नहीं, ये अभी आपको लग रहा है, एक्चुअली अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया नहीं था। मायावती साइलेंट मोड पर है और जो मोदी जी ने वादे किए थे वो उन वादों पर उसने 2014 में वोट किया। तो मोदी जी अभी कितनी बार जीते हैं? जो हवा खड़ा किया जाता है मोदी जी का, अरे भाई कितनी बार चुनाव जीते हैं? पहली बार जीते हैं जब UPA के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था। दूसरी बार तब वो जीते हैं जब इस देश की जनता है कि जो मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को, जो बहुत साइलेंट रहते थे, कभी वो बोलते भी नहीं थे, उनको भी दोबारा चुन के भेजती है। असली टेस्टिंग तो अब होनी है कि अब दलित उनको वोट करता है कि नहीं करता है। और अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो नतीजे आए हैं उसमें दलितों और आदिवासियों ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट दिया है, गरीबों ने ज्यादा वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी तो मध्य वर्ग की पार्टी है और विशुद्ध रूप से जो बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जो उसका हिंदुत्व है क्या जी, न्यू ब्राह्मणवाद है, सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों का हित करती है, तो दलित बेवकूफ है क्या? सर ये को क्यों वोट करता रहेगा? रविकांत जी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ममता जी की पार्टी, DMK, ये सब नव परिवारवाद, नव राजवाद नहीं दिखता आपको? नहीं, डेफिनेटली इसी का तो फायदा उठाया मोदी जी ने। तो ये वन ऑफ थोड़ी है रविकांत जी, मुझे ध्यान है पिछली बार भी हमारी, ये वन ऑफ नहीं है रवि जी, ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। नहीं कि कोई भी आदमी, ये देश तो सामंतवादी पहले नहीं, मायावती जी ने अपने भतीजे को क्यों बनाया? आप जरा इसकी व्याख्या करिए, क्यों उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया? मैं तो वही कह रहा हूँ, ये देश सामंतवादी है। तो सर वो जो जिस दलित को आप कह रहे हैं, RSS में जो सरसंघ चालक है वो ब्राह्मण ही क्यों है? सर सुनिए ना मेरी बात रविकांत जी, वो दलित ये भी तो देख रहा होगा होते हैं कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जिनको आप कह रहे हैं कि वो बहुत आंदोलित हैं, वो ये भी देख रहा होगा कि उधर भी भतीजा ही बन रहा है, तो इधर जो हमारे लिए कुछ कर रहा है मैं उसकी तरफ जो इसलिए वोट तो उधर देते हैं वो। इसीलिए तो वो खड़गे की तरफ देख रहा है, मायावती की तरफ नहीं देख रहा है ना, इसीलिए खड़गे की तरफ देख रहा है। जी राजेश बादल सर, तो आपसे कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में जो 21.5, जी राजेश बादल जी, खड़गे जी को फेस बनाया जाए, सीट शेयरिंग हमारे राज्य को छोड़ के की जाए, चेहरा कौन होगा ये तय जरूर होना चाहिए, ऐसा शिवसेना भी मानती है। वो भी उन्होंने भी लिखा है, सामना में एक लेख भी लिख डाला उन्होंने, लेकिन अपने अपने घर को छोड़ते हुए। क्या व्याख्या सर आपकी है? देखिए,
मुझे लगता है कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो खड़गे जी का एक कथन बयान किया है, दिखाया है, बात वहां से कुछ शुरू होती है, क्योंकि अभी मेरी मान्यता यह है कि इंडिया गठबंधन में चेहरे तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें तय होनी बाकी। तो पहली बात तो ये है, हमने देखा अभी तक इंडिया 5 विधानसभा चुनावों में मिलके नहीं लड़ सका। उनके आपस में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए, अभी वो उस पर काम नहीं हुआ। किसी अन्य प्रतीक जो ज्वाइंट मुकाबला करे, संयुक्त मुकाबला करे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक तो मुझे नहीं लगा। तो चेहरे का जो की बात है वो बहुत आगे की है, पहली। दूसरी चीज, मैं ये मानता हूं कि देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ये चेहरे की बात से मध्य प्रधानमंत्री को पद को जोड़ा है, और हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक स्थितियां हैं इस समय देश में क्या है, तो सवाल क्या उसके उत्तर में इंडिया गठबंधन भी पहला चेहरे को करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट तो ये नहीं कहता। दरअसल सांसद चुनेंगे जीतने के बाद, और किस दल के पास कितने सांसद होंगे उसी के आधार पर जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे वही प्रधानमंत्री बना जाएगा, उसी का जो उम्मीदवार है वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक आदर्श सी बात है। तो अब इस नाते अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए 23-24 करोड़ वोटों के ढेर पर बैठी है, तो कांग्रेस भी 14 करोड़ वोटों पर है। तो अब 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ मतों वाले अगर दल ये कहते हैं, वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। और अटपटा इसलिए लगता है कि दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी, या अन्य राज्यों में आप देख लें, अखिलेश यादव देख लें उत्तर प्रदेश में, या मायावती, चलिए इसमें है नहीं, तो दरअसल ये कांग्रेस में जो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस से भयभीत हैं, क्योंकि इनका जन्म ही इनके उस कांग्रेस के वोट बैंक को चुरा के बना है, तो वो भयभीत। इसलिए ममता बनर्जी जब कहती हैं कि गांधी पीढ़ी के किसी द्वितीय पंक्ति के नेता को नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करती हैं, क्योंकि उस अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरे के तौर पर पेश करते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये आसान हो जाएगा। आपको याद होगा, एक नहीं अनेक अवसरों पर ममता बनर्जी ने राहुल और प्रियंका के नेतृत्व को इशारे में भी, सीधे भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी नकारा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस को जो पहले यूपीए बना था उसके नेतृत्व की अगुवाई करने का कोई हक नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि देखिए, खड़गे साहब को अगर आप चुन रहे हैं तो क्या दलित हो, मान लीजिए हम चेहरे पर चले जाएं, अव्वल तो नहीं होना चाहिए, क्या दलित होने के कारण चुन रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप में एक, उनका जो 50-60 साल का जो राजनीतिक करियर है वो अपने आप में प्रमाण देता है। क्या अगर मान लीजिए अभी विजय जी आंबेडकर जी की बात कर रहे थे, तो आंबेडकर जी को मान लीजिए चुन लिया जाता, तो क्या उनको इसलिए चुना जाता कि वो दलित थे? बल्कि आंबेडकर योग्य थे। क्या अटल बिहारी वाजपेयी को 28-29 दलों में 3 बार चुना गया, क्या इसलिए उनको चुना गया कि वो ब्राह्मण थे? यूपीए में 10 साल तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, तो क्या इसलिए कि वो अल्पसंख्यक थे? भारत के प्रधानमंत्री को कृपया करके मेरी बहुत विनम्र विनती है कि आप इसको दलित और जातियों के खांचे में बांधकर मत देखिए। अन्यथा अगर प्रधानमंत्री बैठ गया और फिर आपकी अपेक्षाएं ये हो गई कि वो केवल दलितों का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो फिर बहुत ही सामाजिक बिखराव और आंतरिक द्वंद्व की स्थिति बन जाएगी, जो बहुत उचित नहीं है। तो इसलिए कि वो तो सांसद ही चुनेंगे। तीसरी चीज ये है जो मैं बात कह रहा हूं कि अभी ये बात बिल्कुल सही बात है, जो जलेबी वाला उदाहरण विजय जी ने दिया, मैं सहमत हूं। वो जलेबी है, अभी उसका आदि और अंत नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव, कि अगर मान लीजिए मायावती आ गई, क्या मायावती को और कांग्रेस को उतने उनके अनुपात के में क्या वो सीटें देंगे? कभी नहीं देंगे। ममता बनर्जी, वामपंथी दल भी इसमें इंडिया में है, तो क्या ममता बनर्जी अपने कोटे से कोई समझौता करेंगी? नहीं करेंगे। क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी समझौता करेगी? कभी नहीं करेगी। तो ये अभी देखिए चुनाव तक जैसे कि एक एटमॉस्फेयर बनाने की बात है, और ये सवाल उठने लगे थे कि 5 प्रदेशों में जिस तरह से जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये इंडिया है कहाँ?
पहले भी बैठक भोपाल में जो होनी थी वो स्थगित हो गई थी और अब इंडिया के ऊपर सवाल उठने लगे थे, इसलिए ये कि चेहरा बचाने के लिए ये बैठक हुई है। मैं बहुत आशावादी हूं और लोकतंत्र में पिछले 3 दशकों से गठबंधन की राजनीति हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया गठबंधन लोग चुनाव के पहले लंबा चल पाएगा। जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट। हालांकि शाम की पार्टी होती है, आजकल समोसे चलते हैं शाम को, जलेबी सुबह चलती है। सज्जन जी, अभी रविकांत जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही, वो बात गंभीरता से देखनी चाहिए कि दलित को प्रधानमंत्री अगर प्रोजेक्ट करेंगे वो लोग तो एक इंटरेस्टिंग होगी। ये जो नैरेटिव है, नैरेटिव पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, वो सिर्फ मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। बिहार में चुनाव होगा तो लालू यादव के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, जबकि ओबीसी भी उतना ही अत्याचार कर रहा होगा, अगर कहीं हो रहा होगा तो उसके खिलाफ नैरेटिव नहीं खड़ा होगा। अखिलेश यादव के खिलाफ किसी दलितों ने यह मोर्चा नहीं निकाला कि भैया समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और सीएम यादव परिवार से ही क्यों होगा। इससे क्या लगता है रविकांत जी, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि इंटेंट नहीं है सच में उस इशू को डील करने का। कबीरदास जी कहा ना कि आप कहो कागज की लेखी, हम तो कहें आंखन देखी। अभी उन्होंने 3 राज्यों में बना दिया सबको, दलित को भी बनाया, ओबीसी को भी बनाया, आदिवासी को भी बनाया, ब्राह्मण को भी बनाया, सबको बना दिया, ठाकुरों को भी बना दिया। चलो हम तो करके दिखा रहे हैं, सबको बना रहे हैं। तो जब आप इंटेंट पे आएंगे, उस चीज़ को डीप एनालाइज करेंगे, तो लगेगा कि ये नैरेटिव सिर्फ ऐसा कि मीटिंग में गया तो कुछ बोलना मेरे को, हमने एक डायलॉग दे दिया कि भाई खड़गे जी, तो केजरीवाल जी ने हाँ खड़गे जी। ये हो रहा है क्या सज्जन कुमार जी? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि चलिए आप चुनावी तौर पे एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक प्रोजेक्शन के लिए एक सम्मानजनक तरीका होता है। सम्मानजनक तरीका क्या होता है? इंडिया अलायंस है तो उसमें केमिस्ट्री होनी चाहिए थी, आपस में आप पहले बातचीत करते। ये जो धप्पा मारने वाली तरीका है ना, कि अचानक आप बैठे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को खबर नहीं है और आप खड़गे जी खुद को खबर नहीं है और आप अचानक से उनका नाम प्रपोज कर दे रहे हैं। तो इसमें मंशा जो है वो दिखावटी दलित प्रेम की दिखती, क्योंकि बंगाल में तो हमने कहीं दलित प्रेम देखा नहीं है। ममता बनर्जी की, टीएमसी की या सीपीएम की, जो जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे बड़े दलित जैसे नेता की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो बंगाल प्रदेश हुआ करता था, वहां तो दलित जो प्रश्न है वो शून्य हो गया। अब आप दिल्ली में आके दलित कार्ड को खेल रहे हैं, वो भी बनावटी तरीके से। तो आपको पहले से इसे खड़गे जी को सम्मानजनक तरीके से उनके ऊपर चर्चा करके फिर नाम प्रस्तुत करना चाहिए था। ये सरप्राइज एलिमेंट या गुरिल्ला वार नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, दलित विमर्श और दलित चेहरे की बात जो है ना, ये इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटली नहीं होना चाहिए कि 3 राज्यों से पहले जो है नीतीश जी ने शुरू किया था, आपका ओबीसी प्रेम जगा, और जब वो नहीं चला तो अब दलित प्रेम जग गया। कि ये वही बात हो गई, चलो पुदीने की चटनी नहीं तो टमाटर की चटनी ला दो। तो ये इंस्ट्रूमेंटल जो अप्रोच है ना, कि कभी आपको बरसाती मेढक की तरह ओबीसी प्रेम दिख रहा है, कभी जो है दलित प्रेम दिख रहा है, उसके बाद आदिवासी प्रेम दिखेगा, उसके बाद किसान प्रेम दिखेगा, ये बहुत ही गहराई तक समाज में इसका रेजोनेंस नहीं होता है। तीसरी बात जो रविकांत जी ने कही, उस पे एक मेरी असहमति ये है कि देखिए, ये जो नैरेटिव है कि जो दलित विमर्श है उसमें असली दलित वही है जो अंबेडकराइट पॉलिटिक्स, जो एंटी बीजेपी हो, एंटी हिंदुत्व हो, उसको ही बात करे। सवाल है जब दलित एक्टिविस्ट एक हैं जो अंबेडकराइट पॉलिटिक्स, जिसकी धुरी जो है बीजेपी विरोधी और हिंदुत्व विरोधी, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अपने दलित समाज में कितना असर है, क्योंकि ज्यादातर दलित तो बीजेपी को वोट कर रहा है। और रही बात अत्याचार की, खैरलांजी की इंसिडेंट बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, जिसमें दलितों को बुरी तरीके से मारा गया था, हत्या हुई थी। करने वाले कौन थे? कुणबी कम्युनिटी के थे। क्या थे वो? ओबीसी थे। आप ऊना की बात किया अभी रविकांत जी के ने, ऊना जो हुआ जिसके बाद बड़े एक चेहरे उभरे जिग्नेश मेवानी जी, कभी ये बात क्यों नहीं होती है कि जो अत्याचार हुआ वो कोली कम्युनिटी जो है, मछुआरे कम्युनिटी होते हैं यहाँ पे सौराष्ट्र रीजन में, वो ओबीसी में आते हैं, कांग्रेस के वोटर रहे हैं। तो बात जाइए, और जो गौरक्षक और मॉब लिंचिंग और काउ लिंचिंग और कांवड़ यात्रा तमाम बात कर रहे हैं, कौन वर्ग है समाज का उसमें सबसे ज्यादा?
तो हिंदुत्व को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं? क्या ये लोग आरक्षण के विमर्श में ब्राह्मणों के साथ चले जाते हैं सब? और बात आप हथरस की बात कर ले, वहां पे इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वहां पे वाल्मीकि समाज जो भुक्तभोगी था, उसने तो बीजेपी को 1,10,000 वोट से जितवाया उसी सीट पे। यहां पे एक बात जान लीजिए कि दलितों पे जो अतिक्रमण है, अत्याचार है, वो एक सामाजिक समस्या है, वो बीजेपी या हिंदुत्व की समस्या नहीं। और हिंदुत्व कोई ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व दोनों एक नहीं है। अभी का जो हिंदुत्व का विमर्श है, उसे तो ओबीसी, दलित और आदिवासी, इनके बड़े बड़े नेता इसको मंडल के जमाने से इसको लीड कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल आखन की देखी वाली है। तो खड़गे साहब आए, उनका चेहरा हो, लेकिन कम से कम आप पहले केमिस्ट्री तो दिखा लें। ये धप्पा मारने वाली जो प्रथा चली है कि अपने राज्य में तो आप दलितों की कोई बात नहीं करेंगे, बंगाल में जाति खत्म हो जाती है, दिल्ली में आके आप दलित कार्ड खेलेंगे और इस तरीके से खेलेंगे कि खड़गे साहब भी स्तब्ध रह गए और कांग्रेस के बड़े नेता भी स्तब्ध कर गए। ये दिखावटी जो दलित प्रेम है ना, वो भी बरसाती मेढक की तरह कि कभी ओबीसी, कभी दलित, कभी आदिवासी, कभी किसान, ये चलेगा नहीं। ये बिल्कुल दिखाता है कि इंडिया अलायंस में कोई केमिस्ट्री अभी तक नहीं है और जितना कम समय है, अगर यही हाल रहा तो ये निपटाने की तैयारी लग रही है। रवि जी इशारा कर रहे थे, रवि जी कमेंट कर लीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जा रहा हूँ। जी बोलिए रवि जी। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि 2-3 लोगों ने कहा कि अचानक धप्पा मार दिया। आपको कैसे मालूम है कि अचानक धप्पा मार दिया? जो ममता बनर्जी एक दिन पहले कह रही थी कि पीएम का फेस चुनाव के बाद तय होगा, वो अचानक बोल दी होंगी। और कांग्रेस पार्टी कोई आज उस पर काम कर रही है, या तो आप लोगों को जानकारी नहीं है या जानते हुए भी आप अनजान बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में अपना बनाया था नेता, उसी के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था कि खड़गे जी को उन्हें कहाँ लेकर के जाना है। फिर जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुना, उस समय भी अंदर खाने ये बात हुई थी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, कि चूँकि वो कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं लड़ेगी, ये भी उनको पता था, लेकिन ये हुआ था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी और गठबंधन के दल सहमत होंगे तो खड़गे साहब को बतौर पीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये मेरी अपनी जानकारी और बहुत बहुत पुख्ता जानकारी है। ये डिस्कस हुआ था क्या रविकांत जी? रविकांत जी बहुत हास्य, रविकांत जी डिस्कस हुआ मीटिंग में? हास्यास्पद लग रहा है। मीटिंग में डिस्कस हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, जो बना रहे हैं मीटिंग में डिस्कस हुआ था? ये डिस्कस हुआ ही होगा। नहीं, आपको जानकारी, आप कह रहे हैं मेरे को पुख्ता जानकारी है। अंदर खाने क्या डिस्कस हुआ है बताइए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आपको कैसे मालूम है कि डिस्कस नहीं हुआ है? अरे आप कह रहे हैं आपको मालूम है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। डिस्कस हुआ है? हाँ, मुझे मालूम है कि डिस्कस हुआ है। तो उसमें फिर सहमति बनी क्या हुआ साहब? उसमें 2 ही दलों के नाम आ रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ बोला ही नहीं, नीतीश जी ने कुछ कमेंट ही नहीं किया। देखिए ऐसा है ना, ये नहीं, खड़गे साहब को यही बोलना था, उनको यही बोलना था, इसके अलावा कुछ वो बोल ही नहीं सकते थे। अभी छुट्टी तो उन लोगों की हुई है जो लोग राहुल गांधी को आगे करके और खेल रहे थे पूरा गेम, और हो करके मोदी जी को चुनाव जिताना चाहते थे कि 3 राज्यों में जीत गए तो बस हो गया काम, गेम खत्म है। ये गेम ओवर नहीं हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख वोट ज्यादा जीत प्राप्त किया है। अभी बाजी 50-50 है। इसीलिए खड़गे जी को आगे करके वो बहुत रणनीतिक पूर्वक, मैं इस बात को पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि खड़गे जी अगले पीएम फेस होंगे। और ये वो सपना है जो डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। उन्होंने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कहा था कि दलित जो तुम्हारी गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है, कांग्रेस के पास तो ये मौका बहुत बार था। वो दिन कब आएगा जब रविकांत जी, ये मौका तो कांग्रेस के पास बहुत दिन बाद था। जो मैं कह रहा हूँ, नहीं, बात को समझिए सर, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ। बिल्कुल था। जो सज्जन कुमार जी कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक होना मौके पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कांग्रेस ने इतने साल बहुत बार, उनके पास क्या दलित नेता नहीं थे? बना देते किसी को, तब क्यों नहीं सोचा? आप ये भी कह सकते हैं कि तब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं की डिबेट तो बेमतलब होती है। तो अब मैं आपको जानकारी दे दूं। रविकांत जी सुनिए ना, आप सुन लीजिए, मैं पहले तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बता देना। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाए। अब सुन लीजिए, अब आप सुनाइए। 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दलित बनाए और 5 मुख्यमंत्री अपने दलित बनाए। बीजेपी बताएगी कितने उसने दलित सीएम बनाए? सुनिए सर, सुनिए, ये बंगाल की, रविकांत जी सुनिए ना, केस में फंसा करके बाहर कर दिया। रविकांत जी, कल की बैठक में जो आप कह रहे हैं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अब आपको मैं बता दे रहा हूं
ये ममता बनर्जी ने उस बैठक से बाहर निकलते हुए कुछ नेताओं के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसको केजरीवाल की पार्टी ने सेकंड किया। ये है सच्चाई। कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस पे, केवल नाम उछाला गया है। कह रहा हूं नहीं, आप वो नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि डिस्कस हुआ, प्लान किया गया और खड़गे जी को भी मालूम था कि उनको क्या बोलना है। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वो धप्पा जो बोल रहे हैं ना, वो उसको आप जैसा भी समझ लीजिए कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बाहर निकले, 3 लोगों के सामने उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो मुझे लगता है उनको होना चाहिए। मान्यता है ये मान्यता नहीं है, मैं रिपोर्टर हूं, तथ्य बता रहा हूँ। आप जहां सोच रहे हैं तो मैं भी सोच सकता हूं ना। नहीं, मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो कल की बैठक में हुआ। 6 महीने से कह रहा हूं ये बात। आप कहिए, उसको कोई मना कर रहा है? आप मेरे 6 महीने से देख लीजिए, जहां जहां मैं बात कर रहा हूं। अरे उसको मैं कब मना कर रहा हूं? अगले पीएम फेस होंगे। मैं उसको कब मना कर रहा हूं? आप तो कह ही रहे होंगे। धप्पा क्या है? नहीं, धप्पा अरे आपके कहने से थोड़ी इंडिया गठबंधन तय करेगा कि किसको राष्ट्र प्रधानमंत्री का बनाना है। रवि कांत जी के कहने से या नीरज जी के कहने से कोई नहीं बनाएगा, वो तय करेंगे। लेकिन उस तय करने में कोई प्रोसेस नहीं था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। रुकिए सर, रवि कांत जी, विजय जी, अभी वो नहीं तय किया है, उन्होंने तय नहीं किया है ना भाई, डिस्कस भी नहीं किया है। और सुन लीजिए, आप तय तो छोड़िए, आप डिस्कस भी नहीं किया है, डिस्कस भी नहीं किया है। अच्छा, कहा गया है, कहा गया है, तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, जिस पे आप बहस कर रहे हैं। नहीं, बहस आप कर रहे थे रवि जी, आपने कहा कि ये प्रॉपर चर्चा थी और क्या खड़गे जी को बोलना ये भी तय था, ये आप कह रहे हैं। मैं उसको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे बाउंसर दिया था, उस बाउंसर पे खड़गे जी का रिएक्शन नेचुरल था। रवि त्रिवेदी जी, क्या इंडिया गठबंधन में एक डिसरे जैसा, रविकांत जी रुकिए ना, अभी आता हूँ, एक डिसरे जैसी चीज है, थॉट प्रोसेस की कमी है। कोई भी आदमी मीटिंग कॉल कर लेता है, कोई भी आदमी कोई प्रस्ताव रख देता है, मीटिंग के ठीक दिन सुबह केसी त्यागी जी बहुत लंबी बयानों की झड़ी दिखा देते हैं, उस दिन सामना में एक एडिटोरियल लिख दिया जाता है। बीजेपी एनडीए छोड़िए साइड में, इंडिया गठबंधन के अंदर जो आप लोग भी कह रहे हैं केमिस्ट्री नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं, थॉट प्रोसेस क्या है उनका? विजय जी, अरे विजय जी से पूछा मैंने। जी हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की जो 4 बैठकें हुई हैं उसमें ही आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज अभी ठीक से सेटल नहीं हो पा रही, तय नहीं हो पा रही। और जैसे आपने जिक्र किया, मुझे भी जानकारी है कि जो कल बैठक हुई, ममता जी ने जो जिक्र किया और उसमें कोई चर्चा नहीं हुई, उसके बाद आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाराज थे, लेकिन उस पर कोई चर्चा बाद में भी शायद नहीं हुई। और मैं इससे भी सहमत हूं कि दलित जो है चेहरा, और खरगे साहब को बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि खरगे साहब बड़े नेता हैं, और दलित चेहरे के तौर पर यदि इंडिया गठबंधन आता है तो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा। मैंने इसका पहले ही जिक्र किया कि भाई इंडिया गठबंधन को पता है कि ओबीसी चेहरा जो नीतीश कुमार जी का हो सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक नैरेटिव है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक दलित चेहरे पर हम लोग लड़ाई लड़ें और उस पर काम करें। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी अपने को कहां लड़ाई लड़नी है उस पर तय नहीं कर पा रहा। जिन चीजों पर चर्चा होनी थी, अब हो सकता है संयोजक का नाम तय हो गया हो सकता है सीट शेयरिंग की बात हो गई हो, लेकिन अभी तय नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है 15 मार्च तक या 20 मार्च तक जब चुनावों की तिथि घोषित हो जाएगी तो 100 दिन भी नहीं बचे हैं। उस 100 दिन में वो लड़ाई को कैसे लड़ेगा। मैं दूसरी बात एक चर्चा करना चाह रहा था, जो अभी अपने चर्चा हुई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस की, ये हमारे ठीक है व्यवस्था जो है वही आपने जो ठीक से बात कही कि कागज लेखी और आखन देखी का जो फर्क होता है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया वो अलग है। लेकिन यदि 17वीं लोकसभा तक के चुनाव देखें तो हमने सारे के सारे इलेक्शन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में लड़े। वो जीते किसने हारे किसने अलग है, लेकिन वो सारे पहले नेहरू के प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, मतलब नेहरू के नाम पे लड़े, फिर इंदिरा गांधी के नाम पे लड़े, फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है उस पे लड़े, फिर राजीव गांधी पर आए, फिर वीपी सिंह पर आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी पर आए, फिर नरेंद्र मोदी पर आए। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है कि आज नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है। अब वो नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि उसको सपोर्ट करेगा, हो सकता है कि उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन को अभी उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, ये सच्चाई है, आप उसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, कारण कोई भी हो। और इसीलिए समझ नहीं आ रहा इंडिया गठबंधन को कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, क्या चेहरा तैयार किया जाए। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उस टीना फैक्टर से सहमत नहीं हूं कि जो लोग समझते हैं कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, ऐसा नहीं होता। पिछले हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं कि नो ऑल्टरनेटिव के बाद भी आप लड़ाई लड़कर आगे आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये गारंटी है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस में आप जा रहे हैं। अब यदि आपके पास कोई चेहरा नहीं है तो क्या आप कोई बड़ा मुद्दा लेकर
इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पहला मुद्दा जो मैं कहता हूं, जिसकी बात चर्चा हो रही है बार बार, हिंदुत्व की, तो क्या आज आप एंटी हिंदुत्व के एक बड़े मुद्दे पर एक थॉट प्रोसेस पर जा सकते हैं चुनाव में लड़ने के लिए? इंडिया गठबंधन क्या ये तय कर रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे के खिलाफ जा सकता है? क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा लड़ सकता है? या फिर क्या वो ये तय कर सकता है, कन्विंस कर सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटना ही चाहिए? ये एक कन्विंसिंग एक आइडियोलॉजी, एक नारा, एक स्लोगन, एक मुद्दा क्या इंडिया गठबंधन के पास है? इनमें से कोई चीज नहीं है। उनके पास नेता भी नहीं है, उनके पास संयोजक भी नहीं है, उनके पास, अब कह सकते हैं, अभी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं महंगाई है, बेरोजगार, ये सब मुद्दे एडिशनल फैक्टर हैं। आपको एक लड़ाई के लिए एक बड़ा अर्जुन की आंख की जरूरत है जीत के लिए। क्या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा ला सकते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा ला सकते हैं? क्या आप ये कन्विंस कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटना ही चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि हिंदुत्व जो है भारत को जोड़ता नहीं, भारत को तोड़ता है? इन सारे मुद्दों पर अभी इंडिया गठबंधन ने तय नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता। हो सकता है उन्होंने तय कर लिया, क्योंकि मैं अंदर की बात नहीं जानता क्या तय किया है, लेकिन अपेरेंटली अभी ऐसा नहीं दिखाई देता। तो ये लड़ाई अभी तक तो ये हो रहा है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने खड़गे साहब का नाम दिया, और सुबह सुबह कहा गया पंजाब वालों ने कि हम तो कांग्रेस को सीट ही नहीं देंगे। तो बिना कांग्रेस को सीट दिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आप नेता बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। दलितों के चेहरे पर अखिलेश जी ने कह दिया कि बीएसपी के साथ नहीं जाएंगे। तो पहले अपने इश्यूज को सेटल करना है, स्कोर करना है। और उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीटों पर जहां राहुल गांधी जी 2019 के बाद नहीं आए, और उन्होंने बताया कि उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत के वोटर जो है ज्यादा समझदार हैं, और प्रियंका गांधी जी 2022 के बाद वहां नहीं आई हैं, और कार्यकर्ता वहां पर नहीं है, और अजय राय जो प्रदेश के अध्यक्ष है वही तय कर रहे हैं सीट का। इंडिया गठबंधन तो तय करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वही तय कांग्रेस ने एक वो बना दिया सर, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको 5 लोगों की एक टीम बना दी कांग्रेस ने, वो डील करेगी सबसे। हाँ, वो तो अच्छा किया है। वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वो 5 लोगों की टीम बना दी, लेकिन क्या क्या तय होना चाहिए, और समय कितना तेजी से दौड़ रहा है आपको पता है कि कितनी तेजी से आपके पास समय कम बचा है। और बीजेपी का जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे मोराल और हाई हुआ है। अब इसका भी तर्क दिया जा सकता है कि 2018 में क्या हुआ था और 19 में क्या हुआ, 2023 में, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उनका मोराल हाई है और इंडिया गठबंधन का मोराल थोड़ा सा कमजोर हुआ है, कांग्रेस का खास तौर से। भले ही आप वोटों की गिनती करते रहें, तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि भारत को जो है वर्ल्ड कप में 150 वोट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मिले थे, तो क्या भारत को वर्ल्ड कप मिल जाना चाहिए? लेकिन वो अलग इशू है। मैं कह रहा हूं कि नहीं सर, वो अलग इशू नहीं है। वो देखिए, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी जो होती है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, प्रतियोगी लोकतंत्र, हाँ, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना जरूरी है सर। सरकार बनाएंगे तभी तो आप सबके लिए काम करेंगे जी। आप खाली इस बात के लिए गाल नहीं बजा सकते मेरे पास 40% वोट है। अरे भाई, सरकार बनाना जरूरी है ना। आपके 40% से कोई इनकार नहीं कर रहा, वो हैं। अब बहुत ये ऐसा आपने उदाहरण दे दिया कि दिमाग में मेरे चढ़ा रहता हमेशा कि इंडिया सारे मैच जीतो, फाइनल में धो दिया लोगों ने। अभी ले बैठा रहो कि मैं तो 9 मैच जीता था, सारे रन जोड़ लो मेरे अगर सारे मैचों के, तो वो सारी टीमों से ज़्यादा है, तो उसका क्या करें? अचार डालें? हार गए ना वर्ल्ड कप। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है या कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है, उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने % वोट हैं। चुनाव जीतने के नहीं। आप एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आवाज़ अड्डा में आज चर्चा हो रही है कि क्या चेहरा जरूरी ही है क्या? अच्छा, मेरे पास सर कुल 10 मिनट है, निवेदन है कि थोड़ा क्रिस्पी क्रंची रखिएगा। बादल सर, जरूरी है क्या फेस? मुद्दे भी तो हो सकते हैं। जी धन्यवाद। देखिए, चेहरा लोकतंत्र में कतई जरूरी नहीं है। क्या नरसिंह राव चेहरा थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह चेहरा थे? पहले जाएं तो क्या मोरारजी देसाई चेहरा थे? इस हिसाब से तो जो हम बात कर रहे हैं, तो जब जनता पार्टी 77 में सत्ता में आई तो सबसे प्रबल दावेदारी तो जगजीवन राम की थी, और जनता पार्टी में जिसमें सबसे बड़ा घटक जनसंघ का था, उसने तो जो है जगजीवन राम का विरोध किया था। तो चेहरा तो कभी हुआ ही नहीं। सिर्फ 2 अवसर ऐसे आए हैं जब मालूम था कि ये चेहरे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। 80 में इंदिरा गांधी का, और माफ कीजिए जब वो नहीं रही तब तो 85 में तो राजीव गांधी का चेहरा भी अचानक ही आया था। तो चेहरा कभी आवश्यक नहीं होता। मैंने बार बार अभी पिछले कथन में जो बात कही थी कि इनको पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे काम करना चाहिए। अब अन्यथा सीटों के बंटवारे पर तो इंडिया में कोई दल, ये सब तराजू के मेंढक हैं, चुनाव आएंगे सारे तराजू से भाग जाएंगे।
आप ये देख लीजिए, सीटों के तालमेल आसान बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही इट्स अ बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो मैं ये कहता हूं कि अभी इंडिया को, गठबंधन को बहुत परीक्षाएं देनी है। जी, बहुत परीक्षाएं देनी। सज्जन कुमार जी, जब सबसे ज़रूरी काम हो तो सब कुछ छोड़ के लोग वही काम करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ। हम लोग यहाँ जब बजट की तैयारी शुरू हो जाती है तो बाकी सब खबरों पे थोड़ा कम हो जाता है, बजट पे फोकस कर लिया जाता है क्योंकि वो बड़ा इवेंट होने वाला है। 90 दिन बाद चुनाव की तैयारी शुरू होने वाली है। इधर पार्लियामेंट में फ़ोटो खिंच रही है, वीडियो बन रहा है। सबसे ज़रूरी काम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना, सीट शेयरिंग पे डिस्कशन करना, उसको छोड़ के बाकी सब काम हो रहे हैं इस दलों में। फिर कहेंगे कि साहब चेहरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं, और उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी होना है। अब होगा नहीं होगा अभी तक उस पर स्पष्टता नहीं है। एक है कि होगा, तो बहुत सारे काम है। अब ये देखिए, ये जो ब्रह्मा के जो 4 मुख है ना, वो तो 4 मुख में दिक्कत नहीं है अगर दिमाग एक हो। दिक्कत यहाँ पे ये है कि दिमाग भी 4 है इंडिया गठबंधन में। जहां तक बात रही कि अभी सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री की बात हो रही है, अभी आप देखिए कि तमाम पार्टियां हैं। बैठक कब होगी? पहले 6 दिसंबर को बुलाने की बात थी। वहां से लोगों की पहले कुछ लोग बोले हम आ नहीं पाएंगे, अब इतना ढीला करते करते 19 को हो गई। वो तो जिस तरीके से पार्लियामेंट से एक्सपल्शन हुआ, उसने एक अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी और एक सॉलिडेरिटी भी आई, तो 19 को हो गया। तो एक तो तारीख नहीं तय हो पा रही है। जब बैठक हो भी रही है तो हर बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसला होता है कि साहब टेक अवे इस बैठक का है। यहाँ पे बैठक आप किसी तरह खींच खांच के करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ फैसला नहीं होता है, फिर अगली बैठक की इंतजार होती है। तो पहली बात तो है कि अभी ये बहुत ही एक कैजुअल सा एटीट्यूड है। कैजुअल एटीट्यूड केवल घटक दलों का नहीं है जो क्षेत्रीय दल है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और जो आपस में खींचातानी चल रही है। कैजुअल एटीट्यूड खुद कांग्रेस का भी है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी है। मान लीजिए कल सरप्राइज फैक्टर या धप्पा वाली बात ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब इन दोनों ने कर ही दिया, तो क्यों नहीं उसी समय इस पे चर्चा करके एक फैसला ले लेते या घोषणा कर देते कि इस बार अगली बैठक में इसमें फैसला हो जाएगा। इस तरह की कोई बात हुई नहीं। अभी तक हो क्या रहा है कि ये जो एक समिट पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया गठबंधन, दलित पॉलिटिक्स की अगर बात है तो उत्तर प्रदेश में मायावती को तो लोगों ने खारिज कर दिया था सीटों के मामले में, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां अभी भी वो 13%, 10% से ऊपर वोटों पे बैठी हुई हैं और तमाम ये भीम आर्मी से लेके और भी बहुत सारे घटक दल आए, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ भी खींचने की कोशिश की है, बावजूद उसके मायावती ने 13% जो जाटुओं का वोट है, जाटव और चमार जो 2 जातियां उपजाति मिलके हैं लगभग 12%, उसमें एक बड़ा हिस्सा लेके आई है और जमीन पे उनको वोट मिला है। उनको तो आप साथ ला नहीं पा रहे हैं और दलित प्रेम की बात कर रहे हैं। और दलित प्रेम की बात कांग्रेस के अंदर से नहीं आ रही है, ये आ रही है केजरीवाल साहब, कब से वो कांग्रेस के हितैषी हो गए। ममता बनर्जी बंगाल में दिखता नहीं है लेकिन दिख गया। तो कुल मिला के आप देखिए ये जो है भानुमति का पिटारा है। चेहरे की जरूरत है इसमें, इसलिए है कि 77 में भले ही पहले से चेहरा तय नहीं था, लेकिन वहां पे एक जेपी जैसा चेहरा था, एक मैग्नेटिक पुल था जो खींच ले जा रहा था, फिर बाद में आपने तय कर दिया। और दूसरी बात है कि देखिए कांग्रेस की एक हिस्ट्री थी दलित नेतृत्व की, जगजीवन राम जैसे बड़े चेहरे थे, लेकिन जगजीवन राम का तिरस्कार और उनकी नैतिक हत्या कांग्रेस पार्टी, मेनका गांधी और बाकी जो लोग उस समय कांग्रेस में थे, इन लोगों ने ही की थी। और जब 77 के बाद में जब प्रधानमंत्री बनने की बात थी, एक बात राजेश बादल जी से मैं यहाँ पे तथ्य की बात है, उस समय इनके प्रधानमंत्री बनने का विरोध चरण सिंह जी ने किया था। जनसंघ एकमात्र घटक थी जिसने समर्थन किया था जगजीवन राम जी का, सबसे आगे बढ़ के उन्होंने समर्थन किया था। तो कोई वैचारिक तौर पे ये दलित वर्सेज हिंदुत्व जो दिखाया जा रहा है, ये तो जमीन पे है ही नहीं विमर्श, ये तो कुछ दलित एक्टिविस्टों का विमर्श है, ये दलित आम जन का विमर्श नहीं है। और इन सारे चीजों को देख के लगे तो कहीं से भी मुझे कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही है इंडिया अलायंस में, और ये बिल्कुल एक शिवजी की बारात है, भानुमति का पिटारा है आज की तारीख में। जी चलिए, चेहरे पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली। रविकांत जी, चेहरा पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, वो जो उसको बनाना चाहे वो बनाए ना बनाए। इंडिया गठबंधन में आपको सीरियसनेस दिखती है प्रोग्राम्स को लेकर के, इश्यूज़ को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, शीट शेयरिंग को लेकर के? कम से कम एक प्रवक्ता ही तय कर दें कि वो जो बोलेगा वो एक ही आदमी बोलेगा, 10 लोग ना बोले जिससे हमको ये चर्चा ना करनी पड़े। नहीं, आपको तो बतौर पत्रकार खुश होना चाहिए कि वहां कम से कम डेमोक्रेसी तो है।
बीजेपी में मोदी जी छींकेंगे तभी लोग खड़े होंगे, तभी बैठेंगे। सर ऐसी डेमोक्रेसी को बलिहारी जाऊं मैं। ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि कम से कम डेमोक्रेसी को तवज्जो दें, इतना तो कम से कम पत्रकार आज के कर लें। ये कौन सी डेमोक्रेसी है सर? ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि एक दूसरे की टांग खींचो, महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले एक दूसरे के खिलाफ तलवारें चलाओ? ये कौन सी डेमोक्रेसी है सर? आप एक महान कार्य करने जा रहे हैं, उससे पहले आपस में लड़ रहे हैं। किसकी गर्दन कट गई? हमने तो नहीं देखा। अच्छा, समझौता हो गया, सब तय हो गया, कट गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे तय हो गया सब। अभी बैठक नहीं हो रही थी तब आपको चिंता थी, बैठक हो गई तो भानुमति का कुनबा हो गया। गजब है भाई। मोदी जी के यहाँ किसका, वो ओपी राजभर रोज गाली देता था, उसको ले लिए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सिर्फ फटौवल हुआ मुख्यमंत्री को लेकर के, तब आलोचना नहीं की कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई चेहरा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है दिमाग में। जो वो कह रहे हैं ना कि वो बैठा हुआ है कि नहीं साहब हिंदुत्व ही चलेगा, वो सामंतवाद के सब चेहरा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप कहाँ आगे बढ़े हैं डेमोक्रेसी में? सामंतवाद से आगे हमारी डेमोक्रेसी गई है और हमें उसका विस्तार चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि अपर कास्ट से होते हुए, ओबीसी से होते हुए अब जा रही है वो SC ST की तरफ। भाई पहले दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। क्यों बनाया? अब मैं यही पूछने लगा कहाँ क्यों बनाया, क्यों आप टोकनिज्म कर रहे हैं? वो भी तो था ना। तो ये डेमोक्रेसी की अपनी गति है, उसका डेवलपमेंट है। और आज अगर दलित PM की बात हो रही है तो बहुत सहज है, इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। विजय जी, डेफिनेटली रविकांत जी कह रहे हैं कि आप एक नैरेटिव भी होता है। बीजेपी की आलोचना नहीं होती, उनके यहाँ सिर्फ फटौवल होता है, मुख्यमंत्री तो नहीं कर पा। हाँ बोलिए सच, बोलिए कंप्लीट करिए जल्दी से। बात सिर्फ ये, कांग्रेस पार्टी की गफलत ये है कि उसको ये लगता है कि अपर कास्ट उसको वोट कर देगा, केवल वो इसी चक्कर में मारी जा रही है। कांग्रेस पार्टी को बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसको 5% भी अपर कास्ट नहीं मिलने जा रहा है। वो अगर SC ST OBC पर, माइनॉरिटी पर खेल जाए तो उसका भला हो जाएगा, लेकिन जब तक उसके इर्द गिर्द वही सब रहेंगे अपर कास्ट लीडर। और अपर कास्ट के मजेदार बात यह है कि कितनी आबादी है लेकिन हर राजनीतिक दल में बैठा हुआ है वो। अरे कहाँ अपर कास्ट है कांग्रेस में? करता नहीं साहब, अपर कास्ट देखिए। कांग्रेस में कोई अपर कास्ट नहीं सर। कहाँ नहीं है? नहीं, कांग्रेस में नहीं है। कहाँ नहीं है? मुझे अरे कांग्रेस में कहाँ है? रवि त्रिवेदी जी देखिए, रविकांत जी कह रहे हैं कि बीजेपी कोई आलोचना होती है, उनके यहाँ सर फटौवल चल रही है, चल रहा वो चल रहा है। पत्रकार लोग उनसे सवाल नहीं पूछते। नीरज जी देखिए, मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि एक तो क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को, इस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूं। मैं रिपोर्टर के तौर पर क्या हो रहा है वो देख रहा हूं। बीजेपी की आलोचना कितनी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसका सर्टिफिकेट भी मुझे किसी को नहीं देना, ठीक है, क्या कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या हो रहा है वो जो दिख रहा है। हम लोग संजय हैं, युद्ध तय नहीं कर रहे कि कौन जीत रहा है, कृष्ण ठीक कर रहे हैं कि दुर्योधन ठीक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। संजय कभी कृष्ण को या दुर्योधन को या किसी और को सलाह नहीं देता, वो देखकर बता रहा है क्या हो रहा है। और जो हमें दिख रहा है हो सकता है वो भी ठीक नहीं दिख रहा हो, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहा गया स्यादवाद कि जो दिखता है वो भी जरूरी नहीं है कि सच हो। बिल्कुल, हमको जो दिख रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी के समर्थक या उसकी बात नहीं कर रहा। और मैंने पहले ही कहा कि टीना फैक्टर कुछ नहीं होता, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के मुकाबले में क्या इंडिया गठबंधन उतना तैयार है या नहीं है। अब इस पर मैं नहीं जाना चाहता कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 1977 में, जेपी बहुत बड़ा चेहरा था और मैंने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मतलब उसके खिलाफ भी हो सकता है ना। इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था, वो इंदिरा गांधी उसका चेहरा थी, उसके खिलाफ लड़ा गया। 89 में 415 सीटों वाले राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह आ गए ना, बिना वीपी सिंह के नहीं हो सकता था वो चुनाव। नरेंद्र मोदी से पहले 2012 में भारतीय जनता पार्टी को लग ही नहीं रहता कि वो 150 सीटें भी पाएंगी, लेकिन उनको एक चेहरा मिल गया। लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन पर हम चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है। यदि इंडिया गठबंधन को कोई चेहरा नहीं मिलता तो उसे उनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा क्या वो तलाश रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको उनसे समझिए कि 143 एमपी के सस्पेंशन इशू नहीं बन रहा और मिमिक्री इशू बन गया। ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी पत्रकार हैं, एनालिस्ट हैं, विद्वान लोग हैं, उनको जो दिख रहा है कम से कम उतना ही बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोल रहे हैं। समस्या यहाँ पे है। मैं भी किसी का ना समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ, लेकिन जो दिख रहा है उसको भी इनकार करके अगर अपनी थ्योरी खड़ी कर रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ जैसा मुंह में खाएंगे आप कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आँख के आगे दिख रहा है और आप बोलने से डर रहे हैं।
ये समस्या से हमारे ख्याल में निजात पानी चाहिए। कौन जीते कौन हारे ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो दिख रहा मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन उसको भी मैं नहीं मानूंगा, मैं नैरेटिव बिल्ड करूंगा, ये दिक्कत है। बहरहाल अभी बहुत चर्चाएं ऐसी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।